जी, स्वागत है वितारा एजुकेशन के ऑनलाइन क्लासेस में। पिछली क्लास में हम लोग दक्षिण भारत के इतिहास का प्रथम पार्ट हमने कवर किया था, जिसमें चोल, चेर और पांड्य वंशज के बारे में डिटेल्स बताए थे। वो इतिहास जो था लगभग 100 ईस्वी से लेकर 300 ईस्वी के बीच का इतिहास था दक्षिण भारत का, जिसमें कुछ विशेष जानकारी नहीं मिलती है। दक्षिण भारत के इतिहास की विशेष जानकारी जो है, ज़्यादातर जानकारी हमें 6ठी शताब्दी ईस्वी से देखने को मिलता है। यानी 500 ईस्वी से लेकर और 1200 ईस्वी के बीच में कई वंशजों का उद्भव देखने को मिलेगा। यहाँ पर दक्षिण भारत में आज के इतिहास के क्रम में हम देखेंगे कि 500 से लेकर 1200 ईस्वी के मध्य में आप देखेंगे कि पल्लव वंश आते हैं। ठीक उस तरीके से आप देखेंगे कि वातापी और वेंगी के चालुक्य वंश आएंगे। इसी तरीके से राष्ट्रकूट वंश आएंगे, कल्याणी के चालुक्य वंश आएंगे और साथ ही आप देखेंगे कि चोल वंश का जो है फिर से उद्भव देखने को मिलेगा। इन्हीं वंशों के क्रम को हम समझेंगे और साथ में उसमें एक प्रतापी राजा कौन थे, इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, उस वक्त की क्या इतिहास के कालखंड रहे थे, उन सभी चीज़ों का वर्णन हम लोग देखने को शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले हम ये देखते हैं कि दक्षिण भारत के इतिहास की शुरुआत, इसका विषय परिचय थोड़ा सा देख लेते हैं। उसके बाद हम आते हैं मैप पर। तो इसमें विषय परिचय आपको पहले बता दी कि 500 ईस्वी से लेकर और 1200 ईस्वी के मध्य में दक्षिण भारत के कई वंशों का जो है उदय होता है। उसका जो है वास्तविक प्रमाण भी देखने को मिलता है। इसमें सबसे पहला वंश जो आता है वो होता है पल्लव वंश, और पल्लव वंश के बाद आता है इसी तरीके से देखेंगे वातापी के चालुक्य और वेंगी के चालुक्य, वातापी के चालुक्य और वेंगी के चालुक्य, यानी चालुक्य वंश के दो शाखाएं, एक वातापी चालुक्य और एक वेंगी के चालुक्य। ठीक इसी तरीके से आप देखेंगे कि राष्ट्रकूट वंश आता है और इसके बाद कल्याणी के चालुक्य एक तीसरी शाखा खुल जाती है, कल्याणी के चालुक्य वंश, और इसके बाद आप देखेंगे कि चोल वंश का उद्भव होता है। तो इसी को अगर हम इस मैप पर देखें दक्षिण भारत के इतिहास में, तो सबसे पहले जो पल्लव वंश आते हैं ये ऊपर आते हैं। इधर ऊपर आप देखेंगे कि कृष्णा नदी और कावेरी नदी के बीच का जो वंश होता है वो होता है पल्लव वंश, और इसी तरीके से आप देखेंगे कि इसके नीचे चोल वंश होता है, और चोल वंश के नीचे यहाँ देखेंगे तो पांड्य वंश था, जो कि हमने पिछले 100 ईस्वी से लेके 300 ईस्वी के मध्य के इतिहास में बताया था कि इसके नीचे पांडव वंश था। और इधर आप देखे थे तो चेर वंश था, जो केरल के तटीय क्षेत्रों में था, वर्तमान केरल के तटीय क्षेत्र में। तो इन वंशों का जो है मिश्रण हो चुका था। अब इसके बाद इन वंशों के बारे में हम समझेंगे कि चोल वंश अब तक जीवित था। चोल वंश जो है 500 ईस्वी से लेके और 1200 ईस्वी तक के मध्य में आप देखिएगा कि वो क्रमबद्ध वो टिका हुआ रह गया। इसी में हम देखेंगे ठीक इसके बाद आप देखिएगा कि पल्लव वंश के बाद आ जाता है वातापी के चालुक्य। ये वातापी के चालुक्य वंश का यहाँ उद्भव होता है और इसी की एक शाखा वेंगी के चालुक्य हो जाता है। ठीक इस तरीके से आप ये जो देखिएगा, ये पल्लव जो है विशेष रूप से आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में है और चोल जो है तमिलनाडु के क्षेत्र में है। और इधर आप देखिएगा कि वातापी का जो क्षेत्र है महाराष्ट्र के क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। महाराष्ट्र और कहीं ना कहीं ये नीचे का जो क्षेत्र होता है जो केरल के तटीय क्षेत्र है उसके करीब का क्षेत्र होता है। और महाराष्ट्र के ऊपरी क्षेत्र में जो होता है गुजरात सौराष्ट्र क्षेत्र में दो वंश देखने को मिलता है, एक राष्ट्रकूट वंश और इसी में आगे आपके कल्याणी के चालुक्य वंश का उद्भव देखने को मिलेगा। तो ये आप मैप से अगर आप आसानी से समझ लें कि कौन सा वंश कहाँ पर है तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। मैप अगर सामने रखकर आप स्टडी करते अध्ययन करते हैं तो एकदम बिल्कुल दिमाग में डायरेक्ट एंट्री कर जाता है। अब इसी में हम आगे देखते हैं कि सबसे पहले जो वंश आते हैं पल्लव वंश, जिसकी ज़्यादा जानकारी देखने को मिलेगा। इसके संस्थापक थे सिंह विष्णु। पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? सिंह विष्णु। याद रखने वाली बात है कि कई बार आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न में यह क्वेश्चन आता भी है कि पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे, तो सिंह विष्णु होता है। पल्लव का शाब्दिक अर्थ जो होता है तना होता है, ये उत्तरी भारत के क्षेत्रों में, लेकिन दक्षिण भारत के क्षेत्र के आधार पर पल्लव का शाब्दिक अर्थ जो होता है जो आक्रमणकारी होते हैं, आक्रांता जो होते हैं, आक्रांता को पल्लव कहा जाता था। तो ये पल्लव का उस क्षेत्रों के हिसाब से वहाँ पे आक्रांता कहा जाता है और उत्तरी क्षेत्रों के हिसाब से देखिएगा पल्लव का मतलब तना होता है। आपने कभी कभी सुना होगा कि ये आम का पल्लव है, सुने होंगे, या एक आम का पल्लव है, इस पेड़ का पल्लव है। तो पल्लव का मतलब होता है तना होता है।
ये उत्तरी क्षेत्रों के हिसाब से, लेकिन दक्षिण क्षेत्रों में इसका मतलब आक्रांता होता है, जो आक्रमणकारी होते हैं उसे पल्लव कहा जाता है। तो इस वंश का जो संस्थापक था वह था सिंह विष्णु, और सिंह विष्णु जो है वास्तव में यह वैष्णव संप्रदाय से संबंधित था। यह कभी कभी पूछ देता है कि पल्लव वंश किस संप्रदाय को मानते थे, तो विष्णु यानी वैष्णव संप्रदाय को मानने वाले लोग थे। इधर हम बात करते हैं आगे कि इसने अपनी कांची में यानी राजधानी बनाई थी, यानी पल्लव वंश की शुरुआती राजधानी कहाँ थी, तो कांची थी। इधर आपका कांची है और कांची में ही इसने अपनी राजधानी बनाई थी, जो वर्तमान में तमिलनाडु में है। ठीक है, तो ये क्लियरेंस हो गया होगा कि कांची यानी तमिलनाडु में इसने अपनी राजधानी बनाई थी। सिंह विष्णु ने अपने साम्राज्य की सीमा कावेरी नदी तक विस्तृत किया था। मैंने बताया सिंह विष्णु ने अपने साम्राज्य की सीमा जो है, इधर आप देखिएगा कि कावेरी नदी तक जो है विस्तृत किया था। ऊपर में आप देखिएगा तो कृष्णा नदी है, और कृष्णा नदी के नीचे निचला क्षेत्र जो था वो कावेरी नदी था। इन्हीं दो मध्यों के बीच में जो है पल्लव वंश का उद्भव देखने को मिलता है। इधर देखेंगे कि सिंह विष्णु ने अपने साम्राज्य की सीमा जो है कावेरी नदी तक विस्तृत किया था। साथ में इसने मामलापुरम स्थान पर एक मंदिर का निर्माण कराया, जिसका नाम था अविराट गुहा मंदिर। अविराट गुहा मंदिर का निर्माण पल्लव वंश के समय में ही होता है और सिंह विष्णु के द्वारा कराया जाता है। अविराट गुहा मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया, तो सिंह विष्णु के द्वारा कराया गया। कहाँ पर, तो पल्लव वंश के क्षेत्रों में मामलापुरम में अविराट मंदिर का जो है निर्माण कराया गया सिंह विष्णु के द्वारा। इसी तरीके से आप देखेंगे कि इसके समय में सिंह विष्णु के समय में किरातार्जुनीयम जो है एक पुस्तक के रचयिता भारवी इसी के दरबार में रहते हैं। कि अब कई बार कोई प्रश्न आता है, बीपीएससी वगैरह में भी आया हुआ है प्री में, कि किरातार्जुनीयम के लेखक कौन है। 66वीं और 67वीं के जो है अभी जो लेटेस्ट री एग्जामिनेशन जो हुआ है, इसके पहले का जो एग्जाम हुआ था उसमें यह प्रश्न आया भी था कि किरातार्जुनीयम के लेखक कौन है। तो याद रखना होगा किरातार्जुनीयम के लेखक भारवी है। इतिहास में कई ऐसे पुस्तक है जिसकी रचना हुई है और उस रचना और रचनाकार का जो है नाम पूछता है। तो यह याद रखने वाली पॉइंट है कि किरातार्जुनीयम के लेखक कौन है, तो भारवी है। यह किसके दरबार में रहते थे, तो सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। किरातार्जुनीयम के लेखक भारवी है, किरातार्जुनीयम के लेखक भारवी है, जो किसके दरबार में रहते थे, सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। एक दो बार आप इसको बोलकर या लिखकर अगर याद कर ले तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम से रिलेटेड। अब इसके बाद आप देखेंगे कि सिंह विष्णु के बाद जो है उसका उत्तराधिकारी नरसिंह वर्मन प्रथम होता है, जो सर्वशक्तिशाली शासक कहा जाता है। इसने वातापी को जीतकर वातापी कोंड की उपाधि धारण कर ली। नरसिंह वर्मन प्रथम यह शक्तिशाली शासक होता है। इसने तो अपने साम्राज्य का विस्तार किया था कावेरी नदी तक निचले क्षेत्र में, लेकिन अब इधर देखिएगा कि इसने नरसिंह वर्मन ने इस क्षेत्र को, जो पश्चिमी क्षेत्र था, इस क्षेत्र में एक वंश था वातापी के चालुक्य, और वातापी को वातापी को जीतकर इसने वातापी कोंड की उपाधि धारण की। इसका एक क्षेत्र था, विशाल क्षेत्र था जो वातापी था, और इस वातापी को जीतकर इसने किसकी उपाधि धारण की, वातापी कोंड की उपाधि धारण की। कौन, तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने। नरसिंह वर्मन प्रथम किस वंश से संबंधित थे, तो पल्लव वंश से संबंधित थे। यह किसका उत्तराधिकारी बना, तो सिंह विष्णु का उत्तराधिकारी बना, और यह शक्तिशाली शासक के रूप में देखने को मिला। इसने वातापी को जीतकर अपने आप को वातापी कोंड की उपाधि धारण की। कोंड का मतलब जीता हुआ, तो वातापी जो जीत लेता है उसने कोंड, कई जगह आपको कोंड देखने को मिलेगा। तो वातापी कोंड की उपाधि किसने धारण की, नरसिंह वर्मन प्रथम ने धारण की। इसी ने महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण कराया। महाबलीपुरम में इसने रथ मंदिर का निर्माण कराया। देखिए मंदिर जो है, एक और मंदिर सिंह विष्णु के समय में हुआ जिसका नाम अविराट गुहा मंदिर। यह भी कहीं ना कहीं पूरम में ही स्थित है। यह मामलापुरम में है और यह महाबलीपुरम में है।
यानी महाबलीपुरम में रथ मंदिर का निर्माण जो है कौन कराता है, नरसिंह वर्मन प्रथम ने। और मामल्लापुरम में अविराट मंदिर का निर्माण कौन कराता है, सिंह विष्णु ने। तो एक बार टेबल बनाकर भी आप इसको पढ़ लेंगे तो याद हो जाएगा। महाबलीपुरम में रथ मंदिर का निर्माण जो है कौन कराता है, तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने। अब इसके बाद इसका उत्तराधिकारी जो है नरसिंह वर्मन द्वितीय होता है। यह द्वितीय भी जो है आप देखिएगा कि कांची में इसने भी एक मंदिर का निर्माण करवाया जिसका नाम है कैलाश मंदिर। देखिए अगर आप ऐसे चार्ट बना ले कि एक तरफ कौन शासक और कौन, चूंकि दक्षिण क्षेत्र में 500 ईस्वी के बाद जो है मंदिरों का निर्माण ज्यादा होता है। जो जिस संप्रदाय को मानता है उस संप्रदाय से संबंधित, उस धर्म से संबंधित उसने मंदिर का निर्माण कराया है। और उसी में आप देखिएगा कि इधर सिंह विष्णु ने एक मंदिर बनवाया, अविराट मंदिर। और इसी तरीके से महाबलीपुरम में रथ मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया। और नरसिंह वर्मन द्वितीय ने भी कांची में एक कैलाश मंदिर का निर्माण कराया जिसे राज्य सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। तो प्रश्न अगर आ जाए कि राज्य सिद्धेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है, तो कांची में। किसने निर्माण करवाया, तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। यानी कांची में भी इसने कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया जिसका नाम हम लोग राज्य सिद्धेश्वर मंदिर के नाम से भी जानते हैं। और इसी मंदिर के निर्माण से ही हमें द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत होती है। विशेष रूप में 3 प्रकार के मंदिर को बनाने की जो कला जो है देखने को मिलता है। इसमें पहला आप देखिएगा कि नागर शैली, तो नागर शैली हो गया जो द्रविड़ क्षेत्र से संबंधित है। इसी तरीके से मथुरा शैली हो गया। और इसके बाद आप देखिएगा कि इसी से संबंधित एक और शैली उद्भव होता है जो दोनों का मिश्रित देखने को मिलता है। यानी नागर शैली हो गया, मथुरा शैली, और 3 शैली देखने को मिलेगा। इसके बारे में चर्चा करते आगे। यहाँ तक आप समझ लिए होंगे कि द्रविड़ शैली, द्रविड़ स्थापत्य का जो है शुरुआत इसी के समय में देखने को मिलता है, इस मंदिर के निर्माण के क्रम में, कैलाश मंदिर के निर्माण के क्रम में। अब इसमें आप देखिएगा कि 10 कुमार चरित्र, यह एक पुस्तक है जिसके लेखक दंडी इसी के दरबार में रहते थे। यानी दंडी किसके दरबार में रहते थे, नरसिंह वर्मन द्वितीय के समय में। अब प्रश्न आपसे इससे पूछ सकता है कि 10 कुमार रचना के लेखक कौन है, तो दंडी। और यह किसके दरबार में रहते थे, तो नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। इसी में आप देखिएगा कि नरसिंह वर्मन प्रथम के दरबार में एक और आया था, इसी के समय वेनसंग आया था कांची में। यह लाइन छूटा था, इसको भी ध्यान रखना है कि नरसिंह वर्मन प्रथम के समय में कांची में, कांची एक जो है ये था कि बौद्धों का एक ये यूनिवर्सिटी था, विश्वविद्यालय था, जहां वो पढ़ने के लिए जो है ज्ञान अर्जन के लिए वेनसंग आया था। यानी वेनसंग आप देखिएगा कि जो है कुषाण वंश के समय, कनिष्क के समय में भारत आता है। और इसी के समय में आप देखिएगा कि कांची में यह प्रवेश करता है और वो अपनी पुस्तक सी युकी में भी इसकी चर्चा जो है देता है। तो ये चीज देखने को मिलेगा कि वेनसंग दक्षिण में कहाँ गया था, तो कांची गया था। और कांची किसके समय में गया था, तो नरसिंह वर्मन प्रथम के समय में गया था। एक लाइन इधर आते हैं कि इसमें देखिएगा कि जैसे हम सिंह विष्णु के दरबार में पढ़ें कि एक लेखक भारवी रहते थे, वैसे ही नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में एक लेखक जिनका नाम दंडी है, दंडी रहते थे नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में। जिसने किसकी रचना की थी, तो 10 कुमार रचना की जो है रचयिता थे, 10 कुमार चरित्र की जो है रचना किए थे। तो ये लाइन आपका कहीं ना कहीं आपका क्लियरेंस हो गया था। अब इसके बाद हम आगे आते हैं कि ठीक इसके बाद वातापी के चालुक्य वंश की चर्चा करते हैं। तो वातापी के चालुक्य वंश, इसकी एक शाखा इधर वेंगी के चालुक्य वंश है, इसके बारे में समझेंगे। तो वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना जो है जय सिंह के द्वारा कराया गया। वातापी चालुक्य वंश की स्थापना किसके द्वारा, संस्थापक कौन है, तो जय सिंह है। और इसने अपनी राजधानी वातापी किया, जिसको बादामी के नाम से भी जाना जाता है। कहीं कहीं प्रश्न आ जाता है कि बादामी के चालुक्य अर्थात बादामी कहे या वातापी कहे, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो वातापी या बादामी इसने अपनी राजधानी को रखा।
पुलकेशिन द्वितीय इस वंश का सबसे प्रतापी शासक था। और इसके जो है हमने चर्चा हर्षवर्धन के क्रम में जब पढ़ाए थे हर्षवर्धन, तो उसमें बताए थे कि इसकी चर्चा एहोल अभिलेख से मिलती है। पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच के युद्ध जो हुए थे, जिसमें हर्षवर्धन हार गया था और पुलकेशिन द्वितीय जीत गया था, इसकी चर्चा एहोल अभिलेख में मिलती है। और इसी के समय यह वातापी के चालुक्य वंश का ही जो है राजा था पुलकेशिन द्वितीय, और यह सबसे प्रतापी शासक था। और इसी के संबंध में जानकारी एहोल अभिलेख में मिलती है, जो रवि कीर्ति की रचना है। यह याद रखिएगा, हमने शायद पिछली क्लास के वीडियो में नहीं बताया था, उसको यहाँ पे नोट डाउन करा देते हैं कि एहोल अभिलेख की रचना कौन किए थे, तो रवि कीर्ति के द्वारा कराया गया था। रवि कीर्ति ने एहोल अभिलेख की चर्चा रचना किया, या इसी के अभिलेख में जानकारी मिलती है कि पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच में जो है मध्य में युद्ध होता है। इसमें आप देखेंगे कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था। वही बात मैंने बताया कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया और साम्राज्य में नर्मदा नदी के बाद से जो है, जब वह चाहा हर्षवर्धन की नर्मदा नदी के बाद दक्षिण में अपना स्थापना शुरू करे, यानी कि अपने साम्राज्य का विस्तार करे, तो इसने रोक दिया और नर्मदा नदी के तट पर ही हर्षवर्धन को हरा दिया और उस क्षेत्रों तक जो है इसका शासन चलने लगता है पुलकेशिन द्वितीय। इसकी चर्चा रवि कीर्ति द्वारा रचित एहोल अभिलेख से मिलती है। अब देखते हैं कि इसने पुलकेशिन द्वितीय भी नरसिंह वर्मन से हार जाता है। नरसिंह वर्मन से हार जाता है। अब देखिए, नरसिंह वर्मन की चर्चा हमने यहाँ पे किया था, जो किसके संबंध जो राजा थे, तो पल्लव वंश के राजा थे। तो पल्लव वंश के जो राजा है, इससे जो है पल्लव वंश के राजा जहाँ वातापी के पुलकेशिन द्वितीय है, इसने इसको पराजित कर देता है। पुलकेशिन द्वितीय को कौन पराजित किया, तो नरसिंह वर्मन ने पराजित कर देता है पुलकेशिन द्वितीय को। और इसी के समय में देखिएगा कि पुलकेशिन द्वितीय के समय में ही एक अन्य चालुक्य वंश यानी वातापी चालुक्य की एक नई शाखा खोली जाती है, जो होता है वेंगी के चालुक्य। यानी इसी के समय में एक यहाँ पर इस साम्राज्य को विजित करके एक शाखा खोली जाती है, जिसका नाम होता है वेंगी के चालुक्य। वेंगी के चालुक्य और वेंगी के चालुक्य वंश की स्थापना जो है पुलकेशिन द्वितीय के समय में होता है। इधर आप देखेंगे कि वातापी के चालुक्य वंश का सबसे अंतिम जो शासक था, वह था कीर्तिवर्मन द्वितीय। कीर्तिवर्मन द्वितीय सबसे अंतिम शासक होता है, आपके वातापी के चालुक्य वंश से संबंधित होता है। अब इधर वेंगी के चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे, तो स्थापना विष्णुवर्धन के द्वारा होता है, जो पुलकेशिन द्वितीय के समय में होता है। इसने अपनी राजधानी वेंगी अर्थात आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में रखता है। यानी इसने अपनी राजधानी क्या रखता है, वेंगी अर्थात आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में रखता है। और यह जो है कृष्णा और गोदावरी नदी के मध्य भाग पर स्थित है। इधर आप देखिएगा कि कृष्णा और गोदावरी नदी के इधर आप गोदावरी नदी और कृष्णा नदी के मध्य भाग में जो है वेंगी के चालुक्य वंश का जो है साम्राज्य जो है उभरता है। यह आपने देखा वेंगी के चालुक्य वंश के बारे में। अगले क्लास के वीडियो में हम लोग देखेंगे पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट वंश। यहाँ राष्ट्रकूट वंश के बारे में हमने अभी डिटेल्स नहीं दिया, और साथ में कल्याणी चालुक्य वंशों के बारे में अगले क्लास के वीडियो में इसको समझेंगे। और साथ में त्रिपक्षीय जो युद्ध होता है पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट से संबंधित, उसको पढ़ने का प्रयास करें। वैसे अगर दक्षिण भारत के इतिहास में देखें तो बहुत सारे डिटेल्स है, लेकिन सारे डिटेल्स को समझना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो आपके एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, मैं उन्हीं टॉपिक को लेने का प्रयास करता हूँ और उन्हीं चीज़ों को समझाने का पूरी तरह से प्रयत्न करता हूँ। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि इन चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न निश्चित ही आते हैं। मिलते हैं अगले क्लास के वीडियो के साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और साथ में अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।